सभी को जय भीम। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत के ऊपर चर्चा करने के लिए, उनके जीवन संघर्ष और उनके योगदान को आप तक पहुँचाने के लिए तथा उनके द्वारा जो समाज को विशेषकर शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को जो राजनीतिक शक्ति के रूप में जिन्होंने स्थापित किया, उन्हें एक राजनीतिक शक्ति के रूप में लामबंद किया, उस शख्सियत के बारे में बातचीत करने के लिए मैं आपसे रूबरू हूँ। तो आइए हम उन महान शख्सियत को याद करते हैं और उनके जीवन संघर्ष को जानने की कोशिश करते हैं। उन महान शख्सियत का नाम है मान्यवर साहब कांशीराम। मान्यवर कांशीराम को भारत की राजनीति में और विशेषकर दलितों और पिछड़ों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। उन्होंने भारत की राजनीति को नया आकार, नया रूप दिया और इसके साथ उन्होंने एक नई तरह की राजनीति, एक नया राजनीतिक प्रयोग किया जिसे हम बहुजन राजनीति के नाम से जानते हैं। तो मान्यवर कांशीराम सामाजिक न्याय के एक परम योद्धा, सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना के एक कह सकते हैं कि शिल्पकार, जिन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों और पिछड़ों में एक राजनीतिक चेतना पैदा की। उस शिल्पकार के तौर पर भारत की राजनीति को एक नया रूप देने के एक योद्धा के रूप में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में तथा आर्थिक क्षेत्र में दलितों, शोषितों, वंचितों और पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित करवाने वाले एक योद्धा के तौर पर हम उन्हें जानते हैं। साहब कांशीराम, जिन्हें मान्यवर के साथ साथ साहब कांशीराम भी कहा जाता है, उनका जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ ज़िले में हुआ था। कुछ स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म जो है पृथ्वीपुर गांव, जिसे बुंगा गांव भी कहते हैं, वहाँ हुआ था। और इनके जो पिता का नाम था वो श्री हरि सिंह था और माता का नाम श्रीमती बिशन कौर। ये 6 भाई बहन थे, 3 भाई और 3 बहन। इनमें इनके जो दो भाई थे, दलबारा सिंह और कुलवंत सिंह थे, और इसी तरह से इनकी 3 बहनें थीं। इनमें से इन 6 बच्चों में से जो कि माता बिशन कौर और पिता हरि सिंह की जो 6 संतान थीं, उनमें से साहब कांशीराम का एक भारत की राजनीति में, भारत के कह सकते हैं कि भारतीय समाज में एक खास पहचान है और एक खास उन्होंने मुकाम स्थापित किया। उसी मुकाम, उसी खास स्थान पर चर्चा करने के लिए हम उनके कुछ प्रयासों को, उनके योगदानों को आज हम याद कर रहे हैं। जहाँ तक इनकी शिक्षा दीक्षा का सवाल है तो इन्होंने बीएससी की पढ़ाई की थी, बीएससी, या जिसको हम विज्ञान में स्नातक कहते हैं। 1956 में इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी किया और फिर ये महाराष्ट्र के पुणे में एक विस्फोटक अनुसंधान संगठन के साथ जुड़ जाते हैं, जहाँ ये एक वरिष्ठ पद पर ये काम करते हैं, एक अच्छे पद पर ये काम करते हैं और वहाँ रह कर के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन 1964 में एक घटना इनके जीवन में घटती है जो इनके जीवन का ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं कि वो भारत की राजनीति में भारत की राजनीति को नई दिशा, एक नया आयाम, एक नया आकार देने के लिए उस घटना ने साहब कांशीराम को
पैदा कर दिया। क्योंकि अभी तक तो साहब कांसीराम सिर्फ एक कर्मचारी के तौर पर, एक अधिकारी के तौर पर एक संगठन से जुड़े हुए थे, लेकिन इस घटना ने जो 1964 में घटी, उस घटना ने साहब कांसीराम के जीवन को बदल कर रख दिया। ये उनके जीवन का एक परिवर्तनकारी, एक टर्निंग पॉइंट, एक परिवर्तनकारी मोड़ साबित हुआ। और घटना थी दीना भाना नाम के एक सफाई कर्मचारी की घटना। और उस घटना का जो कारण था वो था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। क्योंकि पहले से ही पुणे में, महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही थी। लेकिन पुणे की जो ये फैक्ट्री थी, इसमें एक जो एक संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें एक दीना भाना नाम का जो सफाई कर्मचारी था वो भी काम करता था, और वहाँ साहब कांसीराम भी काम करते थे। लेकिन हर वर्ष की भांति दीना भाना और उनके जितने भी साथी थे वो ये चाहते थे कि 14 अप्रैल की जो बाबा साहब की जयंती है उसको मनाया जाए, और वो संगठन उसको पहले से मनाता आ रहा था, ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ने अचानक अब मना कर दिया और कहा कि अब हम इस बार जो है बाबा साहब की जयंती या डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती नहीं मनाएंगे। इसका दीना भाना नाम के जो कर्मचारी थे उन्होंने इसका विरोध किया, और विरोध करने के साथ ही उन्होंने इसके खिलाफ ज़बरदस्त आवाज़ उठाई, मुखरता से अपनी आवाज़ बुलंद की, जिसकी वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अब इस घटना का मान्यवर कांसीराम को पता चला। वो दीना भाना के संपर्क में आए। उन्होंने उनके आंदोलन, उनके जो एजिटेशन, जो विरोध कर रहे थे, उस विरोध का साथ दिया और ये कहा कि मैं आपके साथ हूँ, आप एक सही काम कर रहे हैं, और एक समाज के जो नायक हैं बाबा साहेब, उनकी जयंती के लिए आपने इतना संघर्ष किया है, आपने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी, तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि मैं आपका साथ दूं। और उन्होंने उनका साथ दिया और खुद भी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। ये होते हैं समाज के लिए लड़ने वाले योद्धा, जो अपने जीवन, अपनी जो है रोजी रोटी का कोई ख्याल नहीं रखते हैं, और वो अपना जीवन पूरा समाज के लिए समर्पित कर देते हैं। तो उनमें से एक थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी समाज के हित में, और दूसरे थे मान्यवर कांसीराम। मान्यवर कांसीराम ने ना सिर्फ त्यागपत्र दिया नौकरी से, उन्होंने संकल्प लिया। और संकल्प क्या लिया? संकल्प लिया कि मैं अब ना तो अपनी शादी करूँगा, और दूसरा संकल्प था कि मैं कोई निजी संपत्ति अर्जित नहीं करूँगा। ये 2 बड़े जो संकल्प थे वो एक ऐसे संकल्प हैं जिन्हें बौद्ध भिक्षु जिन्हें लेते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए 10 संकल्प माने जाते हैं। उनमें से ये संकल्प भी होते हैं कि वो आजीवन जो है अविवाहित रहेंगे और कोई संपत्ति अर्जित नहीं करेंगे। तो वही संकल्प यहाँ मान्यवर कांसीराम ले रहे हैं, यानी कि अपना पूरा जीवन उन्होंने अब समाज की बेहतरी के लिए शोषितों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के जीवन को तराशने के लिए, उन्हें एक अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उन्हें एक ताकत देने के लिए अपना जीवन उन्होंने, अपने सुख सुविधाएं उन्होंने हमेशा के लिए त्याग दी। तो ये मान्यवर कांसीराम का बहुत बड़ा जो है त्याग था। इसके बाद उन्होंने अपना एक सामाजिक संगठन के तौर पर सामाजिक संगठन बनाए, और सामाजिक संगठनों को बनाकर उन्होंने समाज को जगाने का काम किया। और इन्हीं दिनों एक और घटना घटी इनके जीवन में, जिन्होंने इनको समाज, दलितों, शोषितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए लड़ने के लिए जिन्होंने प्रेरित किया था। वो एक और घटना थी। वो घटना थी कि इन्होंने उसी दौरान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित लिखित पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब जाति का विनाश नामक पुस्तक का भी अध्ययन किया था, जिन्होंने इन्हें काफ़ी उत्प्रेरित किया समाज के लिए लड़ने के लिए, समाज को जगाने के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा समाज सोया हुआ है। बाबा साहब ने
इतना काम समाज के लिए किया है, लेकिन वो अभी समाज जो है अभी जागरूक नहीं हुआ है। और हमें इसको जागरूक, ना सिर्फ जागरूक करना है, बल्कि इन्हें एक ताकतवर समाज बनाना है, इनको एक ताकतवर समुदाय के रूप में हमें परिवर्तित करना है। तो ये मान्यवर कांसीराम का लक्ष्य था, उद्देश्य था कि वो कैसे जो है एक समाज में और बेहतर स्थिति में आए, कैसे वो समाज में अपनी संपूर्ण भागीदारी अर्जित करें। समाज के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है या फिर राजनीतिक क्षेत्र है, हर क्षेत्र में दलित, शोषित, पिछड़े और अल्पसंख्यक आगे बढ़ें। ये उनका उद्देश्य था, यही उनका मकसद था, जो बाबा साहब का मकसद था। बाबा साहब के मकसद को उन्होंने मिशन माना, मिशन अम्बेडकर माना, और मिशन अम्बेडकर को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़े। बाद में उनके समर्थकों द्वारा ये नारा भी दिया गया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांसीराम करेंगे पूरा। लोगों को ये एक जो है उनसे एक उम्मीद बंधी कि बाबा साहब के बाद अगर कोई सच्चा दलित नेता, एक सच्चा अम्बेडकरवादी नेता कोई आया है तो वो मान्यवर कांसीराम है। मान्यवर कांसीराम ने मिशन अम्बेडकर को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दी, और वो इधर से उधर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल, कभी साइकिल पर यात्रा करना उन्होंने शुरू कर दिया। लोगों से जुड़ना शुरू कर दिया, लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, और जगह जगह जाकर के लोगों के साथ संवाद करते, लोगों को बताते, लोगों को समझाते कि भाई आप की ये स्थिति ऐसी क्यों है। उसका कारण है कि आप जागरूक नहीं हैं। आप इस समाज का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक इस भारत के समुदाय का, भारत के समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है। उन्होंने इस समुदाय को नाम दिया 85% समुदाय, और 85% समुदाय को उन्होंने देखा कि ये तो गुलाम है 15% समाज का। तो 15% समाज से, जिसको हम सवर्ण समाज कहते हैं, उनसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। बस उनका एक ही सवाल था कि भाई 15% लोग जो सारे संसाधनों पर काबिज हैं, उनसे कुछ हिस्सा, कुछ नहीं, जो हिस्सा इनका जायज़ बनता है 85% लोगों का, वो इनको मिलना चाहिए। तो इसलिए बाद में उन्होंने एक नारा भी दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जितने भी हमारे आर्थिक संसाधन हैं, राजनीतिक संसाधन हैं, सरकार है, प्रशासन है, उसमें सबको हिस्सेदारी मिले, सबको भागीदारी मिले, जितनी उनकी आबादी है, जितनी उनकी जनसंख्या है। तो इस मिशन को लेके वो आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद देखते ही देखते बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो राजनीतिक जीवन सफ़र या राजनीतिक सफ़र शुरू करने से पहले उन्होंने कुछ सामाजिक संगठन बनाए। 1971 में वो एक अखिल भारतीय SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक संघ, कर्मचारी संघ का निर्माण करते हैं। अखिल भारतीय SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कर्मचारी संगठन। बाद में यही बामसेप बन जाता है। 1978 में आकर के उन्होंने इसको बामसेप का नाम दिया। बामसेप मतलब बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉइज फेडरेशन, यानी कि जो बैकवर्ड क्लास हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं, जिनमें दलित भी शामिल है, जिनमें पिछड़ा भी शामिल है, और अल्पसंख्यक, इनके जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनका संगठन इन्होंने बनाया। और क्योंकि उनको इसलिए उन्होंने पहले शुरू किया क्योंकि वो पढ़े लिखे भी थे और आर्थिक रूप से भी दूसरे दलितों और पिछड़ों से सक्षम थे। तो वो उनको आसानी से समझा सकते थे, और वो कुछ उनको आर्थिक मदद भी कर सकते थे, क्योंकि कोई भी सामाजिक संगठन चलाने के लिए कुछ आर्थिक चंदा भी जरूरी होता है। तो इस तरह से उन्होंने बामसेप बनाया, और बामसेप ने धीरे धीरे सरकारी कर्मचारियों को जोड़ा, और एक बामसेप की बड़ी ताकत जो है भारत में बन गई। हालांकि उससे पहले अगर हम दलित आंदोलन की बात करें तो इस दलित आंदोलन को RPI लीड कर रही थी, और RPI के साथ वो कुछ समय तक जुड़े, लेकिन उनका बहुत जल्दी RPI से मोह भंग हो गया। उन्होंने देखा कि बाबा साहब का जो सपना था वो उसे पूरा करने में RPI असमर्थ है, सक्षम नहीं है। इसके जो नेता हैं वो स्वार्थी हो गए हैं। जो वो नेता हैं वो किसी न किसी तरह से अपने रास्ते से भटक गए हैं, अपने मिशन से भटक गए हैं। इसलिए RPI में रहते हुए मैं
अपने लोगों का भला नहीं कर सकता, इसलिए वो आरपीआई से भी अलग हो गए। और बाद में फिर 1981 में DS4 बनाया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, DS4, मतलब डी और 4 SSS, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति उन्होंने बनाई। और दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाकर उन्होंने दलितों और शोषितों की आवाज़ को बुलंद किया। उन्होंने सामाजिक न्याय की आवाज़ को बुलंद किया। सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को लामबंद करके अपनी जो मिशन अम्बेडकर का जो उनका एक सपना था उसे पूरा करने के लिए उन्होंने जो है वो आगे बढ़े। इसके बाद वो बीएसपी की स्थापना करते हैं। 1984, 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी की स्थापना उन्होंने करी। उन्होंने देखा कि अब समय आ गया है कि सामाजिक संगठन से काम होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग उनकी वैचारिकी, उनके विचारों से, उनके मिशन से, उनके मकसद से रूबरू हो गए थे, परिचित हो गए थे और वो एक लोकप्रियता की ओर बढ़ रहे थे। बहुत सारे लोगों में अब मान्यवर कांशीराम का नाम आम हो गया था और सभी लोग उनसे परिचित हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना इस सामाजिक शक्ति को एक राजनीतिक शक्ति में बदल दिया जाए। और राजनीतिक शक्ति को में बदलने के लिए उन्होंने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम उन्होंने रखा बहुजन समाज पार्टी, BSP। बहुजन समाज का मतलब है कि जिस समाज का हमारी पार्टी प्रतिनिधित्व करेगी वो एक बहुजन समाज, बहु माने बहुत बड़ा समाज है, हाथी के समान बड़ा समाज है वो। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी का जो निशान है वो हाथी ही चुना, क्योंकि हाथी का बहुत पुराना इतिहास है। जो है गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ वो एक प्रतीक है हाथी, जिसको बाबा साहब ने भी काफ़ी पसंद किया था। तो मान्यवर कांशीराम ने हाथी को अपना चुनाव चिन्ह माना, क्योंकि बहुजन समाज हाथी के तरह बड़ा समाज है। लेकिन ये बहुजन समाज बैठा हुआ है, सोया हुआ है, जागरूक नहीं है। इसको जगाना है, इसको चलाना है। तो 14 अप्रैल 1984 को वो बहुजन समाज पार्टी का गठन कर देते हैं। और उसके बाद राजनीतिक परिदृश्य, जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम था भारत की राजनीति का, वो बदलना शुरू हो जाता है। और 1980 के दशक में बहुजन समाज पार्टी अपनी बहुत एक कह सकते हैं कि धीमी गति से आगे बढ़ती है अपने लक्ष्य की ओर। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से वो कहते थे, जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बनाया तो वो स्पष्ट संदेश दिया कि पहला चुनाव हम लड़ेंगे हारने के लिए, दूसरा चुनाव लड़ेंगे हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। यानी कि राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक शक्ति या ताकत बहुत आसानी से और जल्दी नहीं मिलती है, उसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। और पहले हम हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए, हराने के लिए चुनाव लड़ा। कांग्रेस को 1989 में आते आते कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो बड़ी मात्रा में दलित और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग का ही वोट बैंक था। वो उसमें से बहुत बड़ी सेंधमारी साहब कांशीराम ने की, अपने साथ बहुत सारे दलितों को और पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ लिया। और इस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा डेंट मारा कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस को हराने के कगार पे पहुंचा दिया। और 1989 में कांग्रेस हार गई और जनता दल तथा बीजेपी का जो अलायंस था वो चुनाव जीत गया। लेकिन इससे पहले उन्होंने पिछड़ों की जो लड़ाई लड़ी को भी शुरू कर दिया था। अब हमें यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि भाई पिछड़ों की जो लड़ाई थी वो मान्यवर कांशीराम ने उसको एक नई धार, एक नई दिशा दी। क्योंकि 1978 में मंडल कमीशन की स्थापना हुई और उस मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। जनता पार्टी की सरकार ने मंडल कमीशन को बनाया, लेकिन जब वो रिपोर्ट आई तो मंडल का जो ऐसा जनता पार्टी सरकार गिर चुकी थी, कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई।
इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन उन्होंने उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को एक तरह से साइड में रख दिया और उसको अमल में नहीं लाई और उसको लागू नहीं किया। इसी रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए मान्यवर कांसीराम ने संघर्ष किया, बोट क्लब पर एक रैली की और उन्होंने उसमें नारा दिया। जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने 1989 में, तो उन्होंने नारा दिया कि मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये देखिए, मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने में मान्यवर कांसीराम की भूमिका, और एक निर्णायक भूमिका थी ये। और इसी से इस रैली से डर के कि कहीं पिछड़ा वर्ग जो है वो वीपी सिंह के खिलाफ ना हो जाए, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने, उनकी सरकार ने, जो कि जनता दल पार्टी की सरकार थी और बीजेपी के अलायंस से बनी हुई सरकार थी, 7 अगस्त 1990 को रिपोर्ट लागू कर दी। रिपोर्ट लागू होने के बाद बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और बीजेपी ने एक नया जो है राग शुरू कर दिया, और वो था कमंडल का रुख, यानी कि मंदिर का राग, जिसको राजनीतिक विश्लेषक कमंडलवादी राजनीति कहते हैं। और एक तरह से भारत की राजनीति 2 धड़ों में बट गई, एक तरफ मंडल तो दूसरी तरफ कमंडल। और कमंडल की राजनीति हावी होती चली गई धीरे धीरे, और मंडल की जो राजनीति थी वो भी जो है आगे बढ़ती चली गई। और धीरे धीरे आकर के फिर मान्यवर कांसीराम और नेताजी मुलायम सिंह के बीच में एक समझौता होता है। सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए, क्योंकि उसकी मंदिर आंदोलन के बाद उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। बहुत सारे सवर्ण उसके साथ हो गए थे, लगभग सभी, और पिछड़े भी बहुत ज़्यादा उसके साथ जुड़ रहे थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे पिछड़े नेताओं को अपनी पार्टी का चेहरा बनाया, नेता बनाया, चाहे वो उमा भारती रही हों, चाहे वो कल्याण सिंह रहे हों, और चाहे वो विनय कटियार रहे हों। इनके दम पर उन्होंने हिंदुत्ववादी राजनीति को हवा दी, उसको आगे बढ़ाया और पूरे देश को, विशेषकर उत्तर प्रदेश को, राममय राजनीति में बदलने का प्रयास किया। इसी को काटने के लिए, इसी को तोड़ने के लिए साहब कांसीराम और मुलायम सिंह ने गठबंधन किया 1993 में, और फिर उनके दोनों दलों के जो समर्थक थे उन्होंने नारा दिया कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा हो गए जय श्री राम। और ये गठबंधन सफल रहा, दलितों और पिछड़ों का गठजोड़ जो है वो सफल रहा, और इन्होंने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया और मुलायम सिंह जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद 1995 में, जून 1995 में कुछ घटनाक्रम होता है। उस घटनाक्रम के दौरान मायावती जी के ऊपर गेस्ट हाउस में, लखनऊ गेस्ट हाउस में जानलेवा हमला होता है, जिसकी वजह से वो गठबंधन टूट जाता है और फिर मुलायम सिंह की सरकार गिर जाती है और मायावती बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन जाती हैं। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि वो मुख्यमंत्री तो बन गई, लेकिन उन्होंने अपनी जो उनकी वैचारिकी थी, जो उनकी विचारधारा और सिद्धांत थे, उनसे कोई समझौता नहीं किया। और जब तक वो मुख्यमंत्री रहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से, अपने सिद्धांतों के मुताबिक, अपनी विचारधारा के अनुसार ही शासन चलाया। और फिर लगभग 6 महीने के बाद सरकार गिर गई थी। इसके बाद साहब कांसीराम जो है वो अब बीएसपी एक बड़ी ताकत के रूप में बढ़ना शुरू हो जाती है, और 1998 में लगभग शायद ये बीएसपी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। यानी कि अब बीएसपी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, जैसे, जो कि छत्तीसगढ़ बाद में बना, इन पूरे क्षेत्रों में बीएसपी का ग्राफ तेज़ी से बढ़ता हुआ चला गया और इस तरह से वो
एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने में सफल रही। और फिर बीएसपी इतनी मजबूत होती चली गई कि वो 4 बार जो है बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश बन जाती है, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बन जाती हैं। और 2007 में तो बसपा अपने दम पर बहुमत पाने में सफल हो जाती है। तो इसके पीछे मान्यवर कांशीराम का संघर्ष, उनका चिंतन और उनकी जो रणनीति थी उसने काम किया था। बीएसपी की स्थापना मान्यवर कांशीराम के राजनीतिक चिंतन ने भारत की राजनीति को बदल दिया। कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हो गई और एक गठबंधन का दौर शुरू हो गया, जिसको हम कहते हैं कॉयलिशन ईरा स्टार्ट हो गया, गठबंधन का दौर। यानी कि बहुजन समाज पार्टी की वजह से कांग्रेस बहुमत पाने में पिछड़ गई और फिर दूसरी पार्टी भी कोई, बीजेपी भी कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं बनी कि वो अपने दम पर बहुमत प्राप्त कर सके। तो ये कांशीराम की ताकत थी। उस गठबंधन दौर में उन्होंने अपनी ताकत को दिखाया और लोगों को लामबंद करके, राजनीति को लामबंद करके बताया कि आपको इस तरह से हिस्सेदारी मिल सकती है। और फिर वो जो है आगे बढ़ते हैं और भारत की राजनीति में एक खास भूमिका निभाते हैं। उनकी अगर हम बात करें तो उनका जो प्रमुख जो कंट्रीब्यूशन माना जाता है, वो माना जाता है कि वो राजनीतिक चेतना के कह सकते हैं कि सृजनहार थे। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों में राजनीतिक चेतना पैदा की, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल अवेकनिंग पैदा की और लोगों ने अपने वोट के महत्व को समझा, अपनी राजनीतिक शक्ति को, ताकत को पहचाना और वो बसपा के साथ जुड़े और बसपा के साथ जुड़ करके फिर उन्होंने राजनीतिक सत्ता तक पहुंचने में सफलता भी प्राप्त की, राजनीतिक हिस्सेदारी प्राप्त की। तो इसके पीछे साहब कांशीराम का बड़ा योगदान था। उन्होंने एक नई राजनीति, जिसको हम बहुजन राजनीति कहते हैं, बहुजन राजनीति पर जोर दिया। उसको उन्होंने एक तरह से एक नया कॉन्सेप्ट, नई अवधारणा भारतीय राजनीति में सृजित की। उन्होंने कहा कि जो समाज है, हमारी पार्टी बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करती है। उन्होंने एक पेन का उदाहरण दिया। एक पेन का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जो ये पेन है, एक इस तरह से उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो पेन है ये 100% है पूरा, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो इसका हिस्सा है, ये सिरा, ये वाला सिरा जिसको हम कैप कहते हैं, ये इस पेन के मुकाबले में बहुत छोटा है, यानी कि उसके 15% हिस्सा है। और ये जो पेन है ये 85% है, लेकिन ये 85% इस कैप की वजह से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर ये 15%, ये जो कैप जो लगी हुई है, इसने इसकी शक्ति को कमज़ोर कर दिया है। तो उसने कहा कि जो ये 15% है, इसकी शक्ति को कम करना है और जो ये 85% है हिस्सा, इसकी शक्ति को बढ़ाना है। तो इस तरह से वो एग्जाम्पल देते थे अपने भाषणों में, अपनी रैलियों में, बताते थे पेन के माध्यम से कि भाई देखो, तुम्हारी ये ताकत है, तुम इस समाज का 85% हिस्सा हो, 85% होते हुए भी तुम इस 15% इसके अधीन हो। इस गुलामी से बाहर निकलो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। और इस बात का बहुत जो है लोगों ने इस बात को बहुत गहनता के साथ समझा और बहुत ही दिलचस्पी उसमें दिखाई। और इस तरह से हम देखेंगे कि पिछड़ी राजनीति, पिछड़े नेता, बहुत सारे पिछड़े नेता फिर कह सकते हैं कि पैदा हुए और उन्होंने भारत की राजनीति में न सिर्फ हिस्सेदारी की, बल्कि भारतीय राजनीति को चलाने में भी अपनी योगदान दिया। आजकल जो यूपी और बिहार और देश के दूसरे हिस्सों में जो बहुत सारे बड़े पिछड़े नेता हैं, उनमें से बहुत से ऐसे पिछड़े नेता हैं जो मान्यवर साहब कांशीराम के शिष्य रहे थे। उन्होंने बहुत से
पिछड़े और अल्पसंख्यक नेताओं को भारत की राजनीति में वो लेके आए और उन्होंने उनको भारत की राजनीति में स्थापित किया। तो ये मान्यवर साहब कांशीराम का जो है कह सकते हैं कि बड़ा योगदान था कि उन्होंने राजनीतिक चेतना पैदा की उस समाज के अंदर जो हाथी की तरह तो बड़ा था, विशाल था, लेकिन वो हाथी सोया हुआ था। वो हाथी जागृत नहीं था, उसे अपनी शक्ति का, ताकत का अंदाजा नहीं था। मान्यवर साहब कांशीराम ने उस मुर्दा समाज में जान फूंक दी और वो भारत की राजनीति में शिखर की ओर बढ़ने लग गया। इससे पहले कि वो शिखर की ओर बढ़ते उनका दुखद निधन हो जाता है और 9 अक्टूबर को उनका निधन होता है। 2000 शायद 8 या 2006 में शायद उनका निधन हो जाता है। और लेकिन उसके बावजूद कुछ समय तक भारत की राजनीति में बहुजन राजनीति का दबदबा रहा और 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने मायावती के नेतृत्व में, बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, अपनी बहुमत अपने दम पर सरकार बनाई। अब हम बात करेंगे कि भाई भारत की राजनीति में उनका क्या जो है असर था। तो असर में पहली बात तो यही कि उन्होंने कांग्रेस की शक्ति को कमज़ोर कर दिया था, बहुजन की शक्ति को बढ़ा दिया था, बहुजनों को राजनीतिक हिस्सेदारी उनको दिलवाई। बहुत से ऐसे निर्णय लेने के लिए सरकारों को विवश किया जिससे बहुजन समाज जो बहुजन समाज के पक्ष में रहे, फेवर में रहे। जैसे कि डॉक्टर के आर नारायणन को राष्ट्रपति के पद पर चुना गया। ये मान्यवर कांशीराम और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति का बहुत बड़ा प्रभाव था कि दलित राष्ट्रपति पहली बार भारत को मिले। उसके बाद केजी बालकृष्णन सुप्रीम कोर्ट के पहले दलित चीफ जस्टिस बनाए गए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये मान्यवर कांशीराम की राजनीति का ही प्रभाव था, उनका ही असर था। क्योंकि कांग्रेस को ये डर था कि अगर जो है हमने इस समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो फिर हम हमेशा के लिए हाशिए पे चले जाएंगे, हमें कोई नहीं पूछेगा। तो ऐसे ऐसे बड़े बदलाव, कुछ राज्यों में दलित मुख्यमंत्री बनाए गए, जिसमें महाराष्ट्र में सुशील कुमार शिंदे मुख्यमंत्री बनाए गए। इसके अलावा बहुत सारे राज्यपाल भी बनने शुरू हो गए और जो सरकारी नौकरियां जिनमें दलितों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था, उनमें एक सुगबुगाहट शुरू हो गई और फिर उनको प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हो गया। तो ये मान्यवर कांशीराम की राजनीति, उनकी राजनीति में होने का उनका एक असर था, उनका एक दमखम था। उनके बात करते हैं कि भाई उनके आरक्षण के ऊपर उनका क्या मानना था। आरक्षण, रिजर्वेशन को वो कोई रोजी रोटी का सवाल नहीं मानते थे। उनका मानना था कि आरक्षण नौकरी पाने का जरिया नहीं है, आरक्षण रोजी रोटी कमाने का भी एक सवाल नहीं है, बल्कि यह हिस्सेदारी पाने का, सरकार और शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी पाने का मामला है। रिजर्वेशन मीन्स पार्टिसिपेशन, रिजर्वेशन मीन्स रिप्रेजेंटेशन। ये हिस्सेदारी है, ये कोई रोजी रोटी चलाने का कोई जरिया नहीं है। ये उस समाज को जो सदियों तक हाशिए पे रहा है, सदियों तक जिसको समाज ने बहुत बहिष्कृत रूप में रखा, आगे नहीं आने दिया, उन्हें अधिकारों से वंचित रखा, उस वंचित समूह को, उस पिछड़े समूह को, ओबीसी वर्ग को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व देने का एक जरिया है आरक्षण। तो ये साहब कांशीराम का आरक्षण को लेकर के नजरिया था, अंदाजा था। अगर हम बात करें कि भाई उनके प्रमुख नारे क्या थे, तो उनके बहुत ही प्रमुख नारे हुआ करते थे।
जिन्होंने भारतीय राजनीति को तूफान सा ला करके खड़ा कर दिया था और एक नई चेतना लोगों में पैदा की थी। उनके प्रमुख नारे थे आरक्षण के ऊपर कि उन्होंने कहा कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से एसपीडीएम, कि वोट जो है वो वोट की ताकत से हम सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे। वो तब बनेंगे जब हम सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी अगर एकजुट हो जाते हैं तो हम सीएम भी बनेंगे, पीएम भी बनेंगे। जितने भी निर्णायक, जितने भी डिसीजन मेकिंग पोस्ट हैं, पद हैं, उन पर हम स्थापित होंगे। कैसे? वोट के माध्यम से, लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक तरीके से। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई हिंसा का सहारा नहीं लेना है, कोई अराजकता नहीं फैलानी है, बल्कि हम लोकतांत्रिक ढंग से अर्थात वोट के माध्यम से अपनी राजनीतिक शक्ति को सुनिश्चित करेंगे। तो वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से एसपीडीएम, और रिजर्वेशन के माध्यम से हम अपने युवाओं को, अपनी बेटियों को, बहनों को जो है हम उनको प्रशासन में स्थापित करेंगे, प्रशासन में इनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। इसके बाद उन्होंने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। फिर उन्होंने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ललकारा लोगों को कि भाई बहुत हो गया है, अब आप लोग जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाते आ गए हैं, अब लोग जाग रहे हैं। अब आपकी जो होशियारी है ये नहीं चलने वाली है, क्योंकि वोट हमारे पास है, 85% वोट हमारा है, तुम्हारे पास 15% वोट है। लेकिन हम इसके बावजूद हम आपके अधिकारों को, हकों को आपसे छीनेंगे नहीं। आपके अधिकार का हम समर्थन करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आप हमारे अधिकारों पर डकैती मत डालो, आप हमारे अधिकारों को भी तो हमें दे दो। ये मान्यवर साहब कांसीराम की राजनीति थी। उन्होंने और भी बहुत सारे नारे दिए। उन्होंने गरीबों को संबल प्रदान करते हुए कहा कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, यानी कि जो सरकारी ज़मीन है उसमें हमारी हिस्सेदारी है भाई, और इसमें हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो इसलिए आप जब देखेंगे, जब बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं उत्तर प्रदेश की, तो वो दलितों को और पिछड़ों को, जो लैंडलेस पीपल थे, उनको कुछ मतलब शायद 1-1 एकड़ या 2-2 एकड़ ज़मीन उनको पट्टे पर देती हैं। उनको मालिकाना हक दिया जाता है। जो सरकारी ज़मीन थी, जो जिस पर सरकार का कब्जा था, उस ज़मीन को जो है वो गरीबों में अलॉट किया जाता है, बांटा जाता है। तो ये साहब कांसीराम की राजनीति, उनके राजनीतिक दर्शन की एक वानगी है। इस वानगी और इस दर्शन को समझने के लिए आज मैं आपके सामने जो है उपस्थित हुआ था। इस चर्चा को लेकर आपके सामने आया था कि हमें मान्यवर कांसीराम, क्योंकि 15 मार्च उनकी जयंती होती है और 15 मार्च को उन्हें याद करना, उनके विचारों को जानना, उनकी राजनीतिक दर्शन को समझना, उनके योगदान से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें समाज के लिए कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। तभी हम अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हिस्सेदारी को प्राप्त कर सकते हैं और दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े जो ओबीसी क्लास है, ओबीसी वर्ग जो है, वो एक सम्मान का जीवन जी सकते हैं। जब तक उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलता रहेगा तब तक वो एक सम्मान का जीवन जिएंगे, नहीं तो फिर उनका जीवन ऐसे ही निराशा से भर जाएगा जैसे भारत का संविधान लागू ना होने से पहले था। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही पर विदा लेता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल का नाम है वॉइस फॉर सोशल जस्टिस, अर्थात सामाजिक न्याय के लिए आवाज़, @Dr. कुलदीप सिंह, @Dr. कुलदीप सिंह, ये वीडियो जो है चैनल का नाम है। इसे आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको सामाजिक न्याय
से जुड़े हुए, बहुजन राजनीति से जुड़े हुए, बहुजन चेतना से जुड़े हुए, सामाजिक सरोकारों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के हितों से जुड़े हुए वीडियो आपको मिलते रहें। यही मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।